वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और हम पिछली कक्षाओं में रीट मैथ्स का जो टॉपिक पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, उसमें आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में या अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं, और हमने देखा था अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो है 2, उसके बाद में 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17 और ऐसे चलते चलते अनंत तक अभाज्य संख्याएं होगी। और इन अभाज्य संख्याओं में हमने ये भी देखा था कि जो नेचुरल नंबर है हमारे पास, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होता है, उसमें 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ आगे तक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और आगे अनंत तक। ये हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं में एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या नहीं होती, और जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती उन संख्याओं को, ये तो प्राइम नंबर हो गया, और जो प्राइम नहीं होते उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स में या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होते हैं। जो भी नंबर, जो संख्या होती है, जैसे ये 2 है तो 2 ये प्राइम नंबर है, इसके बाद 3 प्राइम है, फिर 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7, उसके बाद में 11, फिर 13, ये सारे प्राइम नंबर्स है। प्राइम के अलावा जो भी संख्या बीच में छूट गई हमसे, जो बीच में रह गई है, वो सारे प्राइम के अलावा जो भी नेचुरल नंबर है वो कंपोजिट नंबर होता है। बट बस इसमें एक ही अपवाद है कि एक जो है ना, ये ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। इसके अलावा 2 से आगे तक अनंत तक जो भी नेचुरल नंबर है वो या तो प्राइम होते हैं या फिर कंपोजिट होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें एक और स्वयं का, केवल इन 2 संख्या का ही भाग जाता है, एक तो स्वयं का और एक का। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाती है, जैसे कि 4, 6, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। तो अब आप देखोगे प्राइम नंबर में, आपको पिछली क्लास में बताया था, प्राइम नंबर में केवल 2 जो है वो सम संख्या है, इसके अलावा सारी संख्याएं विषम होती है। इसके अलावा जितनी भी होगी वो सारी विषम होती है, विषम या ऑड। इवन सिर्फ एक होता है 2, इवन या सम। और 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर भी है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर आपसे पूछा जाएगा तो 2, और इवन प्राइम नंबर आपसे पूछा जाएगा, सम अभाज्य संख्या आपसे पूछी जाएगी तो भी 2। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, उसके अलावा सारी जो अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर्स है वो विषम होते हैं, ओड होते हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर आप जब यहाँ लिखोगे तो प्राइम नंबर्स में से, नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर है वो हटा दो। एक तो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, उसके बाद 2 तो ये प्राइम होता है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है तो फिर ये कंपोजिट होगा, फिर 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट हो जाएगा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 प्राइम है, फिर 12 प्राइम नहीं है तो ये कंपोजिट है। तो ये सारे जो प्राइम नहीं होंगे वो सारे कंपोजिट होंगे। तो आप यहाँ देखोगे कंपोजिट का मतलब है कि उसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाएगा। इन सभी संख्याओं में आप देखोगे इस 4 में 2 का भाग भी जा रहा है, 1 और 4 के अलावा, स्वयं के अलावा 2 का भाग जा रहा है, इसमें 3 और 2 दोनों का जा रहा है, इसमें 2 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। तो आप देखोगे इनमें किसी एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, तो उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर, और प्राइम और कंपोजिट को जब मिलाओगे तो 2 से लेकर अनंत तक की संख्या मिल जाएगी आपको। एक उसमें और ऐड कर देंगे क्योंकि एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो जब इन तीनों को आप मिलाओगे तो नेचुरल नंबर्स बनते हैं। तो ये नेचुरल नंबर है और इससे हम
प्राइम और कंपोजिट नंबर कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अब आप इसमें देखोगे जो प्राइम नंबर्स है उसमें 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं? 1 से लेके 100 तक के नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर्स कितने होंगे? तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं होती है वो होती है 25। ये याद रखोगे आप नंबर। 1 से लेके 100 तक जो नेचुरल नंबर है उसमें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। आप एक बार काउंट करके देख लेना, टोटल 25 आएगी। इसी प्रकार 1 से लेके 1000 तक जो संख्याएं हैं, संख्याओं में अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 1000 तक जो संख्याएं हैं उसमें अभाज्य संख्याएं होती है 168, 168। तो 1 से लेके 100 तक टोटल जो संख्याएं हैं उसमें अभाज्य संख्याएं होती है 25, जबकि 1 से लेके 1000 तक जो संख्याएं हैं उसमें अभाज्य संख्याएं होती है 168, 168। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक को काउंट करें, तो उससे बढ़िया ऑप्शन है आप डायरेक्ट इनको याद रखें। अब हम पढ़ते हैं विभाजकता के नियम, यानी कोई आपको अगर संख्या दे रखी है और उसमें किसी नंबर संख्या का भाग देना है तो आपको बिना सॉल्व किए पहले ये पता चल जाए कि इसका भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो नेचुरल नंबर है ना, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है ना। तो हम सिर्फ यहाँ तक 1 से लेके 15 तक संख्याओं का देख लेते हैं कि भाग देने का नियम या भाजकता का नियम इनका क्या है। तो सबसे पहले 1 के लिए, तो 1 का भाजकता का नियम क्या है? 1 का भाग हर एक संख्या में चला जाता है। कोई भी संख्या दे दे उसमें 1 का भाग तो हमेशा जाता ही है, तो 1 का भाग हर एक संख्या में जाएगा। उसके बाद में 2 का विभाजकता का नियम और 4 का विभाजकता का नियम और 8 का विभाजकता का नियम, ये सारे एक ही पैटर्न पर है। तो इन चारों को, इनको हम एक साथ देखते हैं। 2, 4 और 8 इनके विभाजकता के नियम हम एक साथ देखेंगे। वैसे ही 3 और 3 का स्क्वायर 9, इनके विभाजकता के जो नियम हैं 3 और 9 इनके एक जैसे होंगे। और फिर इसके बाद में 5 का और 10 का, इनके विभाजकता के नियम एक जैसे हैं। इसके बाद जो बच गए उसमें से उनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2, 4 और 8 इनके विभाजकता के नियम क्या है। तो सबसे पहले 2 का विभाजकता का नियम, आपको कोई भी संख्या दे रखी है जैसे 2, 8, 4, तो 2 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि इकाई के स्थान पर जो आपको संख्या दे रखी है वो सम है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यानी 2 की विभाजकता का नियम है कि अगर इकाई के स्थान पे कोई जो संख्या है वो सम संख्या दे रखी है तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। जबकि 4 से विभाजकता का जो नियम है वो ये कहता है कि मान लो यही नंबर ले लिया हमने और इसमें 4 का भाग देना है, तो जाएगा या नहीं 4 का भाग, ये देखने के लिए इसके अंतिम जो 2 अंक है, 2 वाले में तो अंतिम इकाई अंक 1 ही लिया था अंतिम, जबकि यहाँ पे इसमें अंतिम जो 2 अंक है उसमें अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो फिर इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे इसमें अगर आप 4 का भाग दोगे, अंतिम दोनों में आप देखो 4 का भाग जा रहा है, इसमें दो बार, इसमें 1 बार, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। भाग दोगे इसमें तो 7 और 1, तो इसका आंसर 71 आएगा। ऐसे ही अगर हमें 8 से भाग देना है तो हमें, जैसे कोई भी नंबर मैं लिख देता हूँ 4183 और इसमें हमें 8 का भाग देना है,
तो अब 8 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखने के लिए हमें इसके अंतिम 3 अंकों को देखना पड़ेगा। इसके अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, अन्यथा इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। तो जैसे इसमें अगर 8 का भाग दोगे तो 8 × 2 16, 2 शेष बच गए 23, 23 में 8 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। और यहाँ 23 की जगह अगर मैं 4 कर देता तो अब क्या होगा, अब आप 8 का भाग अंतिम 3 अंकों में देके देखो, इसमें 18 में 8 का भाग दोगे तो 2 शेषफल आएगा, फिर ये 24 बनेगा, 24 में भी 8 का भाग जा रहा है, यानी अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बन रही है उसमें 8 का भाग जा रहा है। तो अब आप इधर कुछ भी लिख दो, 6, 1, 9, इस पूरी संख्या में, क्योंकि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, इसीलिए अब संख्या चाहे कितनी बड़ी आप इधर ले लो, उसमें 8 का भाग जाएगा। तो किसी भी संख्या में 2 का भाग, 4 का भाग और 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, ये देखने का सिंपल सा मेथड है। 2 का भाग देखने के लिए आप इकाई लास्ट एक अंक ले लो और उसमें 2 का भाग जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। 4 से भाग जाता है या नहीं, इसके लिए आप अंतिम 2 अंकों को देखो, तो अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग चला गया तो फिर इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। फिर चाहे इस तरफ आप कितनी संख्याएं लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो फिर उस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इसी प्रकार अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो फिर उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे इसमें अगर 8 का भाग देना हो पूरी में, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, 9 में पहले भाग दिया 1, फिर ये 11, एक बार फिर चला गया, शेषफल 3, ये हो गया 36, तो 8 × 4 32, 4 बच गए 44, 8 × 5 40, 4 बच गए 41, फिर 5 40, एक शेषफल बच गया 18, 18 में 8 का भाग दिया तो 2 बार चला गया 16, 2 शेषफल 24, 24 में 8 का भाग दोगे तो 24, यानी ये इसका आंसर आएगा। इस पूरी संख्या में 8 का भाग जा रहा है। तो 2, 4 और 8 इनके भागफल का ये मेथड है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 3 और 9, इनके भागफल का मेथड क्या है। तो 3 का भाग, अगर कोई भी आपको संख्या दे रखी है 1, 9, 2, 3 और देखना है कि क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम अंकों का योगफल करके देखेंगे। जैसे ऊपर संख्याएं हमें जो भी दे रखी है इनका योगफल करके देख लेते हैं। 1 + 9 + 2 + 3 अपॉन 3, क्योंकि हमने इससे पहले आपको जब क्वेश्चन करवाए थे इससे पिछले वीडियो में, वहाँ पे भी ये मेथड बताया था मैंने। तो हम क्या करेंगे, अंकों का योगफल करके देखेंगे और इस योगफल में अगर इस 3 का भाग चला गया तो फिर इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे 3 और 2 5, 5 और 9 14 और 1 15, तो 15/5 यानी 15/3, 15 में 3 का भाग पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब है इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो 6, 1 बच गया 12, तो 4 और 1, तो इसका मान आएगा 641, यानी पूरा इसमें भाग जा रहा है। तो 3 से भाग जाने का भाजकता का नियम ये है। सेम यही नियम 9 के लिए होगा, तो 9 में भी यही होगा। जैसे यही संख्या हम लिख लेते हैं 1923 और देखते हैं क्या 9 का भाग इसमें पूरा जाएगा। तो 9 का भाग जाने के लिए वही अंकों का योगफल करोगे और उसमें 9 से भाग जाना चाहिए। इसके अंकों का योगफल हमने यहाँ कर रखा है 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 9 का भाग कब जाएगा, अगर ऊपर संख्याओं का जो योगफल है वो 9 से विभाजित हो। तो संख्याओं का योगफल 15 है, अगर ये 18 हो जाए तो भाग चला जाएगा। तो 18 के लिए 3 और जोड़ना है, तो मैं यहाँ आगे 3 और लिख देता हूँ। अब अंकों का योगफल करोगे तो 3 3 6 और 2 8, 1 9 और 9 18, तो 18 में 9 का भाग पूरा जा रहा है अंकों के योगफल में। तो अब इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। डिवाइड करोगे तो 19 तक 2 बार, एक शेषफल 12, 12 में 9 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा और 3 शेषफल, फिर यहाँ बन गया 1 बार जाएगा 3 शेषफल, तो ये हो गया 33, 33 में 9 का भाग दोगे तो 9 3 27, 6 शेषफल, 6 और 3 बन गए 63, 63 में 9 का भाग दोगे तो 7 बार जाएगा, यानी आंसर आएगा ये।
तो आप देखोगे इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो 3 से और 9 से विभाजकता का नियम ये है कि आप अंकों का योगफल करो, अगर उसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 से विभाजित होगी संख्या, अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। अभी तक हमने 1 से 2 से विभाजकता का नियम, 3 का, फिर 4 का, 8 का, 9 का, ये विभाजकता के नियम हमने पढ़े हैं। इसके बाद में जो विभाजकता का नियम आएगा वो 5 के लिए। तो 5 के लिए विभाजकता का नियम है कि कोई भी संख्या है उसके अंत में अगर 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, एक कोई मान लो संख्या दे रखी है अपने को 1055, तो इसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे इसमें 5 है। तो इकाई के स्थान पे या तो 0 हो या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसमें भी 5 का भाग पूरा जाएगा। तो आप देखोगे जब 5 का भाग दोगे तो 2 1 1 211 ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 10 से विभाजकता का जो नियम है उसमें इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए। अगर इकाई के स्थान पे 0 है, इस संख्या में आप बोलोगे 10 का भाग जाएगा तो हम कहेंगे नहीं जाएगा पूरा पूरा, जबकि यही अगर संख्या उसमें इकाई के स्थान पे अगर 0 आ जाए तो अब इसमें 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 1055 आंसर आ जाएगा। तो ये 10 का विभाजकता का नियम है। अब है 6 का। तो 6 में आप देखोगे 6 का गुणनखंड करोगे 2 × 3। तो यदि कोई ऐसी संख्या है जिसमें 2 का और 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। यही बिल्कुल सेम 12 में है। 12 में आप देखोगे 12 के गुणनखंड होते हैं 3 × 4। तो यदि कोई संख्या में 3 का भाग और 4 का भाग दोनों का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 12 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 14 में, 15 में, तो 15 में आप देखोगे 15 के गुणनखंड 3 × 5। तो यदि कोई संख्या में 3 का और 5 का भाग जा रहा है पूरा पूरा तो उस संख्या में 15 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में है 7 से विभाजकता का नियम। तो यहाँ तक हमने कर लिया कंप्लीट, 6 का भी हो गया है और 12 और 15। अब हम देखते हैं 7 से विभाजकता का नियम। तो 7 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि आप इस संख्या को अंतिम से 3 का जोड़ा बनाना आप स्टार्ट करोगे, पहले 3, जैसे इस संख्या में 7 का भाग देना है तो हम क्या करेंगे, संख्या लिख लेते हैं पहले 6 5 4 3 2 5 7 7। अब इससे अंतिम 3 संख्याओं का एक जोड़ा अलग बना लिया, फिर 3 का सेट बनाएंगे अलग अलग। ये पहला सेट, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें जो विषम संख्या पे है उनको तो आपस में जोड़ देंगे। तो पहला और तीसरे को आपस में जोड़ दोगे तो ये हो गया 577 + 65। तो इसकी वैल्यू आ गई, ये आ जाएगा 7 और 5 12, 7 और 6 13 और 1 14 और 6। और जो सम संख्याओं पे है, चाहे ये और आगे और भी होता, उनको आपस में जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू सीधा आगे आ जाएगी 432। इन दोनों को आपस में घटा दो तो 0 1 और 2 210। अब ये जो इन दोनों का अंतर है, अगर इसमें 7 का भाग पूरा पूरा चला गया तो आप देखोगे यहाँ 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अगर इसमें 7 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप यहाँ देखोगे जब इसमें इस संख्या में इस रूल के अकॉर्डिंग 7 का भाग पूरा जाना चाहिए। अब इसमें संख्या में 7 का भाग देके देखते हैं कितना आएगा, आंसर जा रहा है कि नहीं जा रहा पूरा। तो इसमें भाग दोगे तो 9 × 7 63, 2 24 बन गया। 24 में 7 का भाग दोगे तो 7 × 3 21, 3 बच गया 33, तो 7 × 4 28, 5 बच गए 52, 7 7 49, तो 3 बच गए 35, 7 × 5 35, फिर 7 तो 1 1। तो आप देखोगे इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इस प्रकार 7 से विभाजकता का नियम थोड़ा सा अलग है। आपको ध्यान रखना है कि अंतिम से हम 3 संख्याओं का सेट बनाना स्टार्ट करेंगे, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, 3 संख्याओं को एक साथ लेंगे और फिर
इसमें जो विषम संख्याएं हैं, विषम जो सेट बन रहे हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे और जो सम स्थानों पे है जो सेट उनको आपस में जोड़ के फिर दोनों का अंतर करके देखेंगे। अगर उसमें 7 का भाग जाएगा तो फिर इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। हमने 7 का विभाजकता का नियम भी देख लिया है। अब 11 का विभाजकता का नियम। तो 11 में आप देखोगे कि जैसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, 11 के विभाजकता के नियम में हम क्या करेंगे, जो विषम स्थानों पे जो संख्याएं हैं जैसे 1, 7 और 4 विषम स्थानों पे जो अंक है और इनको मैं विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग, ये या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो तो इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे जो विषम स्थान पे अंक है जैसे पहला, तीसरा और पांचवा, तो 1 + 7 + 4 पहला, तीसरा और पांचवें को योग अलग कर लिया, माइनस सम स्थानों पे जो अंक है उनका योगफल। तो सम स्थान पे एक तो दूसरे पे 9 है और चौथे पे 3 है, तो 9 + 3 और इसका जो अब इनका योगफल करके घटाते हैं तो 7 और 4 11 और 1 12 -12 0। तो अब जब विषम स्थानों पे जो अंक है उनका योगफल और सम स्थानों पे जो अंक है उनका योगफल आप करोगे, अगर वो या तो 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या में 11 का भाग जाता है। यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाएगा। अब 11 का भाग दे के देख लेते हैं। इसमें 11 का भाग दोगे तो 11 एक बार भाग जाएगा 19 में, बच गए 8, 87, 7 बार जाएगा 77, 10 बच गए 103, 9 बार जाएगा 99, 4 बच गए 44, तो 4 तक ये इसका आंसर आएगा। तो आप देखोगे इसमें 11 का पूरा भाग जा रहा है। तो हमने यहाँ 11 तक पूरा पढ़ लिया है, 12 भी देख लिया था। उसके बाद में 14 का कैसे करेंगे, 14 के 2 गुणनखंड होते हैं, 2 × 7। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 का और 7 का दोनों का अगर भाग जा रहा है तो उस संख्या में 14 का भाग भी पूरा जाएगा। अब इसके बाद एक 13 का गुणनखंड बचा है, 13 का भाजकता का नियम बचा है कि 13 का भाजकता का नियम पढ़ लेते हैं, बाकी अपना ये कंप्लीट हो चुका है। 13 से भाजकता का नियम लास्ट ये बचा है हमारा। तो 13 से भाजकता का नियम कैसे चेक करेंगे हम, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन दिया है 156/13, तो क्या इसमें भाग जाता है 13 का, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो इकाई का अंक होता है उसको हम 4 से गुणा करके शेष जो संख्या थी उसमें हम जोड़ देते हैं। तो इकाई का अंक जो 6 है उसको तो हमने 4 से गुणा कर दिया और बाकी जो संख्या थी उसको वैसा ही लिख दिया। उसके अंदर इसका 6 इकाई के अंक का 4 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। जब ये संख्या, ये प्रोसेस अपनी क्या बार बार करते रहेंगे जब तक संख्या 2 अंकों की नहीं बच जाए। फिर 2 अंकों की संख्या होगी उसमें आप भाग दे के देख लो, 13 का अगर भाग जा रहा है इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 13 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ 15 में जब हमने इकाई का अंक है उसको 4 से गुणा करके जोड़ दिया तो ये हो गया 15 + 24, तो इसकी वैल्यू आ गई 39 और 39 में 13 का भाग पूरा जाता है, 13 × 3। इसका मतलब इस संख्या में भी 13 का भाग पूरा जाएगा। तो 13 से जब डिवाइड करोगे 1, 2 बच गया, 13 × 2 26, तो इसका आंसर आ गया 12। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। संख्या है हमारे पास 189306 और इसमें देखते हैं क्या 13 का भाग पूरा चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्रोसेस है हमारी, इकाई के अंक के अलावा जो संख्या है 18930, इसमें हम इकाई के अंक को 4 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो 24 जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 18, 24 जब जोड़ोगे 30 में तो ये हो जाएगा 54। अब इसको वापस सेम प्रोसेस यही करेंगे हम। अब इसमें से इकाई का जो अंक है उसको तो 4 से गुणा कर देते हैं और बाकी जो संख्या है 1895 उसको यहाँ, तो संख्या बन जाएगी हमारी 1895 में जब 16 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 1911। फिर इसमें वही इकाई के अंक को 4 से गुणा करो और 191 उसमें
जोड़ दो जो संख्या शेष बच गई उसमें। तो 191 में 4 जोड़ोगे 195। ये प्रोसेस तब तक करनी है जब तक हमारे पास 2 अंक नहीं बच जाते। अब इसमें फिर इकाई के अंक को 4 से गुणा करो और बाकी जो संख्या है 19 उसमें जोड़ दो। तो 19 प्लस 20 ये हो गया 39, और 39 में 13 का भाग पूरा जा रहा है, तो इस संख्या में भी 13 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और भाग दोगे आप तो 13 एक बार जाएगा, इसमें बच गया 5 59, तो 13 × 4 52, 7 बच गए 73, 73 में 13 का भाग दोगे 5 65, तो 8 बच गए 80, 6 तक जाएगा 78, 2 बच गए 26, 13 × 2, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये थोड़ा सा 13 का जो भाग वाली विधि है ये थोड़ी सी लेंथी है, तो ये प्रोसेस करने के बजाय हम डायरेक्ट 13 का भाग दे के देख सकते हैं कि भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये अपने लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फिर भी क्योंकि मैंने 15 तक सारा ही पढ़ना था अपने को, तो मैंने ये बता दिया आपको। तो 13 में तो आप ये वाला तो मेथड की बजाय आप डायरेक्ट करोगे तो ज़्यादा सही है। उसके अलावा जो है हमारे पास, उसमें हम ये कर सकते हैं, जो मेथड है ये डिविजिबिलिटी का, ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पे उस क्वेश्चन में 3 से डिवाइड होने वाला रूल लागू हो रहा था, है ना। अगर किसी बच्चे ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप पिछले वीडियोस देखो, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और उसके बेस पे जो पुराने पिछले साल क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को भी हमने किया है। तो ये विभाजकता के सारे नियम हमने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।